जय हिंद ऑल ऑफ यू। उत्तर प्रदेश विशेष की क्लास हम आप कंटिन्यू कर रहे हैं और आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विशेष में हम आप टॉपिक कवर कर रहे हैं भौतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन जिसे कहा जाता है फिजिकल डिवीजन। और इसमें आज की जो हमारी क्लास है वो भौतिक विभाजन में हम आप पढ़ने जा रहे हैं तराई। क्या पढ़ा जाएगा? तो हम आप पढ़ने जा रहे हैं तराई। अब तराई क्या? सबसे पहले आप देखिए कि ये आपका आपको पता है कि हमने आपको बताया था तराई में, तराई से पहले जिसे हम आप भाबर कहते, याद है? ये एक हमने ये बताया था, इसे हम आप भाबर कहते। भाबर, ये जो ब्लू कलर में है इसे हम आप क्या कहते थे? तो भाबर। ये बता भी चुका हूं, इसे हम आप भाबर कहते हैं। भाबर के उत्तर में, समझिएगा, भाबर के जस्ट उत्तर में देखेंगे तो आपका शिवालिक है। भाबर के उत्तर में क्या है? शिवालिक है। और भाबर के जस्ट दक्षिण में ये इतना, ये जो रेंज वाला पार्ट, खास कर ये येलो कलर में, ये इसे ही कहा गया तराई। इसे क्या कहा गया? तराई कहा गया। अब समझिएगा, ये जो तराई रीजन है, सबसे पहले हम आप देखेंगे कि इस तराई रीजन का लोकेशन क्या है। लोकेशन क्या है? तो लोकेशन में आप देखेंगे कि भाबर के दक्षिण में, भाबर के दक्षिण में इसके समानांतर, इसके समानांतर, दैट इज पैरेलल, ये आपका तराई क्षेत्र होता है। अब इस तराई क्षेत्र को जब आप देखेंगे तो इस तराई क्षेत्र का जो लोकेशन है, इस लोकेशन में आप यहां सहारनपुर वाले रीजन से लेकर के और यहां कुशीनगर तक आएंगे तो ये जो भाबर के दक्षिण में जो इसके समानांतर है, ये लगभग अगर देखा जाए तो 16 to 30 किलोमीटर के रेंज में है। लगभग 60 से 30 किलोमीटर का रेंज जो है ये आपका तराई क्षेत्र होता है। ये जो हमने आपको यहां पर ये समझाया। अब इसका जो फीचर लोकेशन अगर हम आप देखें तो यहां पर जब आप आएंगे तो ये सहारनपुर है। सहारनपुर से लेकर के अगर आप पश्चिम की तरफ देखें तो ये सहारनपुर से लेकर के और पूरब में जब आप आएंगे तो ये बेसिकली आपका कुशीनगर का जो क्षेत्र है, यहां तक का ये जो पूरा रीजन है ये आपका तराई होता है। अब तराई क्षेत्र में आपके कहां से, अभी हमने कहा कि सहारनपुर से लेकर के पीलीभीत आप देखेंगे। सहारनपुर पीलीभीत, मतलब ये सहारनपुर है, ये आप पीलीभीत समझिए। पीलीभीत आगे आप यहां पहुंचे तो ये लखीमपुर का रीजन है, लखीमपुर खीरी जिला है। आप इस रीजन में यहां पर आए तो आप जो है बहराइच,
बहराइच, बहराइच के बाद आप देखेंगे तो आपको श्रावस्ती मिलेगा, श्रावस्ती। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो हम आप कहाँ पहुंचेंगे, तो बलरामपुर पहुंच जाएंगे। कहाँ होगा, बलरामपुर। बलरामपुर से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो हम आप सिद्धार्थ नगर का रीजन होगा, सिद्धार्थ नगर, और ये होगा महाराजगंज, और महाराजगंज के बाद कुशीनगर। यहां से लेकर के ये पूरा एक बेल्ट, एक जो है पूरा बेल्ट, ये सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक है। तो इसका जो क्षेत्र है पीलीभीत, यहां हमने आपको बताया। तो ये जो पूरा रीजन होता है यही आपका जो है ये तराई क्षेत्र होता है। अब समझिएगा, यहां पर हम लोग अगर देखें तो फीचर हम लोग ये देखेंगे कि इसका फीचर क्या है। तराई क्षेत्र जो है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो तराई क्षेत्र है, इस तराई क्षेत्र के फीचर्स क्या है। इस तराई क्षेत्र के फीचर्स मतलब विशेषताएं क्या क्या हैं, तो नंबर 1, यह क्षेत्र नमी युक्त है। यह क्षेत्र कैसा है, नमी युक्त है। एक बात, नमी युक्त है मतलब कि ये मॉइस्ट है। ये नमी युक्त क्यों है, नमी युक्त इसलिए है क्योंकि जो भाबर में नदियां या जो भाबर क्षेत्र में जो जलधाराएं विलुप्त हो गई थी, जो जलधाराएं मिस हो गई थी, वो यहां पर फिर से अराइव होती हैं। मतलब कि वो धाराएं इस क्षेत्र में फिर से क्या होती हैं, फिर से प्रकट हो जाती हैं, जिससे ये क्षेत्र मॉइस्ट है, दैट इज नमी युक्त है। ये मॉइस्ट होने के साथ साथ ये रीजन आपका क्या है, ये रीजन वेटलैंड है। मतलब कि ये रीजन आपका जो है आराद्र है, आराद्र भूमि है। मतलब आप कह सकते हैं कि यह क्षेत्र दलदली है। यह क्षेत्र क्या है, दलदली है। तो नमी युक्त है, मॉइस्ट है, मतलब आराद्र भूमि, मतलब ये हुआ कि ये रीजन आपका कहीं ना कहीं क्या है, वेटलैंड है। तो ये क्षेत्र की एक विशेषता। दूसरा, आप जब तराई क्षेत्र में यहां पर देखेंगे तो ये रीजन आपका यहां पर डेंस डेंस फॉरेस्ट आपको दिखेंगे, मतलब कि घने जंगल दिखेंगे। इस क्षेत्र में हमें आपको घने जंगल दिखेंगे। एक पॉइंट, ये रीजन क्या, जो तराई वाला क्षेत्र है, जहां पर जल का, पानी की उपलब्धता बढ़ जाती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में घने जंगल हमें देखने को मिलते हैं। तो एक पॉइंट यहां से ये निकल के आया कि ये आपके क्या हैं, तो घने जंगल हैं। चूंकि हम आपको बताएं कि पहले इनकी जो चौड़ाई या इनका जो रेंज था, एरिया था, वो 80 से 90 किलोमीटर का रेंज था। दूसरा, लेकिन धीरे धीरे इस क्षेत्र में कृषि कार्य होने से, खेती का जो है वो बढ़ावा होने से यह क्षेत्र धीरे धीरे कम हो गया। एक बात। दूसरी बात अगर हम आप देखें तो इसका जो निर्माण है, निर्माण ये फाइन सेडिमेंटेशन से हुआ है। इसका जो निर्माण है वो फाइन सेडिमेंटेशन से हुआ है। ये मतलब कि आप कह सकते हैं कि फाइन सेडिमेंटेशन का अर्थ मतलब क्या हुआ कि ये महीन महीन अवसादों से मिलकर बना है। तो ये भी ध्यान में रखना है, जो उत्तर प्रदेश में जो तराई क्षेत्र है, वह तराई क्षेत्र किससे बना हुआ है, तो फाइन सेडिमेंटेशन से बना है। मतलब महीन कणों से मिलकर के जो है ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका जो है ये बना हुआ है। इस क्षेत्र में हमें घने जंगल देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र में जगह जगह हमें क्या दिखता है, तो जगह जगह इस क्षेत्र में हमें जो है वो वेटलैंड या दलदल क्षेत्र देखने को यहाँ पर मिलता है। अब एक बात और यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि ये घने जंगल जो हैं, हम आप इसी तराई क्षेत्र में ही
तराई क्षेत्र में आप जानते हैं कि भारत का जो 33वां, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत का 33वां एलिफेंट पार्क या रिजर्व, चलिए रिजर्व बोलेंगे, ये कहां पर है? तो ये है आपका खीरी लखीमपुर, सॉरी जो पीलीभीत या लखीमपुर का, ऐसा समझिए जो लखीमपुर है, लखीमपुर में जो दुधवा नेशनल पार्क है, उसी दुधवा नेशनल पार्क का जो तराई वाला क्षेत्र है, वहां पर भारत का 33वां एलिफेंट रिजर्व, हाथी रिजर्व जो है स्थापित किया गया है, जिसका नाम ही है तराई एलिफेंट रिजर्व। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम ही है एलिफेंट, तराई एलिफेंट रिजर्व। तो ये रीजन इतना ज्यादा घना है, इतना ज्यादा डेंस है, जिससे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। मतलब कि इस क्षेत्र में ये घने जंगल होने के कारण यहाँ पर हमें वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता है। मतलब कि इस क्षेत्र में हमें वन्य जीव देखने को मिलते हैं। तो ये है तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है, ये भाबर के दक्षिण में है, उसके समानांतर लगभग 16 से 30 किलोमीटर के रेंज में इसका विस्तार है। पहले इसका विस्तार 80 से 90 किलोमीटर का रेंज होता था, लेकिन इस क्षेत्र में खेती के बढ़ावा के कारण, मतलब यहां पर कृषि कार्य के बढ़ावा होने के कारण, इस क्षेत्र में धीरे धीरे इस तराई क्षेत्र को हमने खेती करने योग्य जो है वो क्षेत्र में बदल लिया। मतलब इस क्षेत्र को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया कि ये क्षेत्र अब जो है खेती करने लायक हो गया, जिससे इसकी चौड़ाई क्या हो गई? कम हो गई। नेक्स्ट पॉइंट हमने कहा कि ये आपका पश्चिम में सहारनपुर से लेकर के और पूरब में कुशीनगर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने फीचर में बोला कि इसकी विशेषता है कि यह क्षेत्र नमी युक्त है, यह क्षेत्र जो है डेंस फॉरेस्ट वाला है, घने जंगल है। इस क्षेत्र में वेटलैंड है या मर्सी लैंड है, मतलब आराद्र भूमि, दलदली भूमि पाई जाती है। यह क्षेत्र किससे बना है? तो फाइन सेडिमेंटेशन से बना है, मतलब छोटे छोटे महीन कणों से जो है ये मिल करके आपका बना हुआ है। तो इसे कहा जाता है तराई क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, ये तराई क्षेत्र है और ये काफी इंपॉर्टेंट जो है रीजन होता है हमारे भौतिक विभाजन उत्तर प्रदेश का। तो जो उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन है उसका सेगमेंट है तराई। ये पूरा जो है वो तराई क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब इसको लिख लेंगे। जब हम आप आगे बढ़ेंगे तो अब नेक्स्ट टॉपिक, चूंकि आपको याद है हमने 5 पार्ट में बताया था, फटाफट इसको लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे और वो सेगमेंट आपका कौन सा होगा? तो वो सेगमेंट आपका जो कि थर्ड पार्ट होगा वो होगा गंगा का मैदान। याद रखिए उत्तर प्रदेश में क्या है? तो वो है गंगा का मैदान, गंगेटिक प्लेन जिसे कहा जाता है, गंगेटिक प्लेन, गंगा मैदान। आ जाइए, गंगा मैदान की अगर हम आप बात करेंगे तो समझिएगा चलिए ये आप ध्यान देंगे तो यहां से ये
रिवर फ्लो होती है गंगा। चलिए समझ लेते हैं। ये गंगा नदी हो और ये है आपकी यमुना नदी, ये गंगा नदी और ये है यमुना नदी। ऐसे इसकी बहुत सारी और ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे अभी हमने कहा कि ये गंगा है, गंगा रिवर है, ये गंगा रिवर है। ये आपकी यमुना रिवर है, यमुना नदी है। इसी के साथ और कई नदियां हैं, जैसे ये एक रिवर जो है ये मान लिया ये फ्लो होगी, इसको हम रामगंगा कहेंगे, ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की। घाघरा होगी, है ना, इसकी ट्रिब्यूटरी होगी। तो ये सारी नदियां जो हैं, ध्यान दीजिए, ये जो क्षेत्र है गंगा का मैदान, सबसे पहले तो हम आप ये देखेंगे कि इसका जो निर्माण हुआ है, इसका जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है। तो इसका निर्माण हुआ है गंगा नदी, जो गंगा नदी है, गंगा नदी और गंगा की सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां, ये जो है इनके द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ। किससे हुआ है? लाए गए अवसादों के जमाव से। अब यहां समझिएगा, अवसादों का जमाव, अवसादों का जमाव मतलब, अवसाद मीन्स अगर हम लोग समझें, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, अवसाद को ही हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट्स होता है, और जब ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट होता है, मतलब कि जब यही सेडिमेंट्स डिपॉजिट होता है तो इसे ही कहा जाता है सेडिमेंटेशन। इसे ही क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कहा जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र का निर्माण होता है। तो जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, ये गंगा का मैदानी क्षेत्र यही हो जाएगा। ये गंगा हो गई, तो ये आप देखेंगे ये रीजन हो जाएगा। इसके आसपास का थोड़ा रीजन ऐसे ये समझ लीजिए, और इस गंगा के भी आसपास का रीजन ऐसे ये सारा रीजन जो है, ये वाला रीजन यही होगा गंगा का मैदानी क्षेत्र। ये पूरा हो जाएगा कौन सा क्षेत्र? तो यही हो जाएगा गंगा का मैदानी क्षेत्र। ये है गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र। अब इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण हुआ है कि जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां मतलब यहां पर ये हुआ जिन्हें हम आप कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ये ट्रिब्यूटरीज द्वारा जो सेडिमेंट लेकर आया गया, जो अवसाद लेकर आया गया, उन्हीं अवसादों के जमाव से, वही अवसाद आकर के जम गए और उनके जमाव से ये मैदानी क्षेत्र बन गया, जिसे कहा गया गंगा का मैदानी क्षेत्र। एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, ये प्लीस्टोस्टोन जो है काल में बना था। मतलब कि गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था प्लीस्टोसीन पीरियड में। ध्यान देना है, इसका निर्माण कब हुआ था? प्लीस्टोसीन पीरियड में। प्लीस्टोसीन काल में हुआ था, प्लीस्टोसीन काल में, प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। किसका निर्माण? तो हुआ था आपके जो है गंगा के मैदानी क्षेत्र का निर्माण। एक बात और बता दें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये कहता है कि ये क्षेत्र जो है, यह भारत का एक नवीन क्षेत्र है। भारत का, इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत का सबसे नवीनतम क्षेत्र है। मतलब ये भारत का
सबसे न्यू रीजन है, ध्यान में रखना है, ये भारत का सबसे नया क्षेत्र है। ये जो कि बाद में बना है, और कब बना है, तो प्लीस्टोसीन पीरियड में बना है। और प्लीस्टोसीन पीरियड ये कौन से जो है इरा का रीजन था, आपको याद होना चाहिए। हमने आपको बताया है कि प्लीस्टोसीन जो पीरियड था ये आपका क्वाटरनरी इरा का है, मतलब जो क्वाटरनरी रॉक्स थी वो इसी पीरियड में बनी थी, और यही था गंगा का मैदान। प्लीस्टोसीन जो है ये आपका जो है क्वाटरनरी का जो आपका रॉक्स थी, क्वाटरनरी रॉक्स थी, वो क्वाटरनरी रॉक्स इसी प्लीस्टोसीन पीरियड की है। और इसी प्लीस्टोसीन पीरियड में गंगा का मैदानी क्षेत्र बना था, जो कि भारत का सबसे नया क्षेत्र है, जो कि भारत का सबसे नवीन क्षेत्र है। ये हमें और आपको समझना पड़ेगा। तो ये था आपका गंगा का मैदान। अब कुछ पॉइंट्स और हम लोग देखेंगे कि जो मैदान होते हैं ज्योग्राफी में, जो रिलीफ होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं उच्चावच। एक हम आपको यहाँ पर चीजें बताएंगे, ध्यान दीजिएगा कि उच्चावच की बात बताएंगे, जिसे या आप चलिए उच्चावच ही कह लीजिए, उच्चावच जिसे रिलीफ कहा जाता है। उच्चावच मतलब होता है अपलैंड एंड लोलैंड, मतलब ऊंचा नीचा जिसे कहा जाता है, अपलैंड एंड लोलैंड, ऊंची नीची भूमियां। तो जो भारत है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम आप बात करें भारत का, तो इंडिया का जो अपलैंड और लोलैंड है, उच्चावच है, इसे हम आप कितने भागों में बांटते हैं, 4 पार्ट में। समझ लीजिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं, उससे रिलेट करेंगे। तो भारत का जो उच्चावच है उसे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप देखेंगे तो एक तो हमें आपको दिखेगा माउंटेन, भारत में आपको बड़े बड़े पर्वत दिखेंगे, पर्वतीय क्षेत्र दिखेगा। एक ये उच्चावच होता है, एक ये टोपोग्राफी आप कह सकते हैं, टोपोलॉजी। दूसरा आपका हिल्स होता है, ध्यान में रखना है, हिल्स होती है जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे हम आप पहाड़ी कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसे पहाड़ी कहा जाता है। तीसरा होता है जिसे हम आप कहते हैं प्लेट्यू, क्या कहते हैं, प्लेट्यू, जिसे हम आप पठार कहते हैं। और फोर्थ होता है जिसे प्लेट्यू के बाद हमें जिसे हम आप क्या कहते हैं, जिसे हम प्लेन कहते हैं, दैट इज जिसे हम मैदान कहते हैं। अब देखिए डेफिनेशन तो अलग अलग है। ऐसा होता है अगर एल्टीट्यूड के बेसिस पे देखा जाए, तो एल्टीट्यूड के बेसिस पर अगर किसी भी उच्चावच की ऊंचाई, किसी भी स्ट्रक्चर की हाइट अगर 1000 मीटर या उससे ज्यादा होता है, तो उसे माउंटेन की कैटेगरी में रखा जाता है एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, जनरली 1000 मीटर आर मोर देन, उसे हम आप माउंटेन कहते हैं। सेकंड होता है अगर 600 टू 1000 मीटर, मतलब 1000 मीटर से कम होना चाहिए, दैट इज 600 से 1000 मीटर ना बोलिए, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको आप लिख सकते हैं कि 1999 मीटर, ये आपका क्या होता है, ये आपकी जो है पहाड़ी होती है। इसके बाद आप प्लेट्यू की जब बात करेंगे तो वही आप रेंज ले लीजिए कि यहां से ये हो जाएगा 300 से लेकर के चलिए 600 मीटर का जो रेंज होता है, इसे हम आप प्लेट्यू या पठार कहते हैं। और अगर 0 से लेकर के 300 मीटर का रेंज हो, तो इसे हम आप प्लेन कहते हैं, इसे हम आप मैदान कहते हैं। 0 का मीनिंग यहां अर्थ हुआ, इसका मतलब है सी लेवल। 0 का मतलब क्या हुआ, सी लेवल होता है। तो ये सी लेवल से लेकर और 300 मीटर को हम आप क्या कहते हैं, ये प्लेन होता है। अब देखिए भारत में ये 4 उच्चावच पाए जाते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। चूंकि हम आप किसकी बात कर रहे हैं, मैदान की बात कर रहे हैं। तो ये जो गंगा का मैदान है, समझिएगा, ये जो आपका गंगा का मैदान है, इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, तो एल्टीट्यूड होगा।
अगर देखा जाए तो इसकी जो ऊंचाई है, मतलब एक ऊंचाई रेंज अगर देखा जाए तो इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी एल्टीट्यूड, मतलब गंगा के मैदान का अगर हम आप एल्टीट्यूड देखें, जिसे हम आप कहते हैं ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है इसकी 80 से 250 मीटर, मतलब सी लेवल से 80 से 250 मीटर की जो हाइट है, ये गंगा के मैदान की हाइट है। तो गंगा के मैदान की हाइट कितनी है? ये गंगा के मैदान की हाइट आपकी जो है लगभग 80 से 250 मीटर के रेंज में है। अब समझिएगा, अगर हम लोग गंगा के मैदान की बात करें तो गंगा का जो मैदान है पूर्वी क्षेत्र में इसका विस्तार कुछ अलग तरीके से है और पश्चिमी क्षेत्र में इसका विस्तार कुछ अलग क्षेत्र में है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि गंगा के मैदान की अगर बात करें तो गंगा के मैदान में यहां आपको दिखेगा, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखेगा? हम इसके संरचना की बात करेंगे, गंगा के मैदान की संरचना। संरचना मतलब हुआ स्ट्रक्चर की बात होगी। स्ट्रक्चर में यह होगा, समझिएगा, कि आपको दो चीजें दिखेंगी स्ट्रक्चर में ही। एक आपको दिखेगा जिसे हम आप कहेंगे भांगर या बांगर, याद है हमने आपको बताया भी था। एक रीजन आपको दिखेगा जो कि बांगर होगा, ठीक। एक रीजन ऐसा होगा जिसे क्या कहा जाएगा? जिसे कहा जाएगा खादर। तो एक रीजन इसका बांगर होगा और एक रीजन इसका क्या होगा? खादर होगा। अब बांगर क्या होगा? बांगर वो रीजन है जहां पर ओल्ड, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहां पर ओल्ड सेडिमेंटेशन है, जहां पर ओल्ड सेडिमेंटेशन है, मतलब कि पुरानी जलोढ़ है, पुरानी जलोढ़। और पुरानी जलोढ़ का अर्थ ये हुआ कि जहां पर प्रत्येक वर्ष, जहां पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, जहां पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, उस रीजन को क्या कहा गया? भांगर कहा गया। ये आपकी कैसी है? तो ओल्ड जो है सेडिमेंटेशन से बना है, मतलब कि पुरानी जलोढ़ से बना हुआ है। ये आपका जो है कहीं ना कहीं इसकी जो फर्टाइल मतलब उपजाऊपन है, ये अपेक्षाकृत अनउपजाऊ है। ध्यान देना है, ये अपेक्षाकृत क्या है? अनउपजाऊ है। मीन्स आप कह सकते हैं कि ये नॉन फर्टाइल है। ये क्या है? नॉन फर्टाइल है। इसमें किसी प्रकार के अच्छे पोषक तत्वों का यहाँ पे जो है पाया जाना, वो जो है कहीं ना कहीं कमी होती है। जब आप खादर की बात करते हैं तो खादर को कहा जाता है न्यू सेडिमेंटेशन। न्यू सेडिमेंटेशन, अब न्यू सेडिमेंटेशन का मतलब क्या हुआ? नई जलोढ़, ध्यान दीजिएगा, नई अवसादीकरण कह लीजिए, नई अवसादीकरण होता है। और जब नई अवसादीकरण होता है तो कैसी मिट्टी बनेगी? न्यू सॉइल बनती है। कैसी? न्यू सॉइल बनती है, नई मिट्टी बनती है। और ये जो नई मिट्टी बनती है तो क्यों बनती है? क्योंकि प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी जब पहुंचता है तो आपके ढेर सारे सेडिमेंट मतलब अवसाद, कूड़ा करकट आकर के इस क्षेत्र में जमा हो जाता है। तो जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, अगर उसके स्ट्रक्चर की हम आप बात करें तो स्ट्रक्चर इसका ऐसा है कि ये आपका जो है दो भागों में जो है वो आपका बंट जाता है। एक है आपका बांगर, एक है आपका खादर। तो बांगर वो रीजन होगा जहां हमेशा पानी नहीं पहुंचता। एक बार सेडिमेंटेशन हो जाने के बाद फिर से नए अवसाद, नई जलोढ़, नए एलॉयव नहीं आते,
जिसके कारण ये मिट्टी जो है बहुत ही अनउपजाऊ होती है। जबकि जो खादर होता है, यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी आता है, जिससे यहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। और ये मिट्टी क्या होती है, ये मिट्टी आपकी फर्टाइल होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये मिट्टी आपकी कैसी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। ये क्षेत्र आपका जो है, ये क्षेत्र क्या है, उपजाऊ मिट्टी की होती है। और इस क्षेत्र में क्या होगा, इस क्षेत्र में आपका जो है खेती होती है, इस क्षेत्र में आपका जो है एग्रीकल्चर या क्रॉस प्रोडक्शन की जो है वो बात आपका किया जाता है। तो ये हमें और आपको यहाँ पे इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो गंगा का मैदान है, जो गंगा का मैदान है, इस गंगा के मैदान को कई भागों में बांटा जा सकता है। गंगा के मैदान को हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे जो कि हमारे और आपके लिए जो है ये काफी इंपॉर्टेंस रखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे जिसे हम आप कहते हैं गंगा का दोआब। इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसे कहा जाता है गंगा यमुना दोआब। बोल लीजिए, गंगा यमुना दोआब, दोआब। ठीक, उसके बाद एक पार्ट होता है जिसे कहा जाता है रुहेलखंड, रुहेलखंड। एक पार्ट होता है जिसे कहा जाता है अवध, अवध का मैदान, अवध का मैदान। और एक पार्ट होता है जिसे कहा जाता है पूर्वांचल का मैदान। तो जो गंगा का मैदान है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक क्या है, गंगा यमुना का दोआब, एक है रुहेलखंड का मैदान, ये रुहेलखंड का मैदान है, एक है आपका अवध का मैदान और आपका है पूर्वांचल का मैदान। अब ध्यान दीजिए, ये दोआब क्या होते हैं। दोआब का अर्थ होता है, सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो गंगा यमुना दोआब की बात करेंगे, गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब, दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र जो होता है उसे हम आप क्या कहते हैं, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है इसे ही कहा जाता है दोआब। अब दो नदियां, यहां पर बात ही हो रही है गंगा और यमुना के बीच का दोआब। तो ये आपका क्या होगा, ये क्षेत्र होगा किन नदियों के बीच का, तो गंगा व यमुना के बीच का दोआब। यमुना के बीच का जो क्षेत्र होगा वही आपका गंगा यमुना का क्या होगा, दोआब हो जाएगा। अब इस गंगा यमुना के दोआब को हम आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और ये 3 पार्ट जो हैं आपके, समझिएगा, ये 3 पार्ट में जब हम आप डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेंगे। ध्यान दीजिए, मान लिया कि ये है आपकी गंगा रिवर, ये है गंगा रिवर और ये है यमुना रिवर। समझिएगा, ये यहां पे आके मिल गई। अब यहां पर आपको समझना है, ये हमने यमुना रिवर दिखाई और ये है, ये इसका मीटिंग पॉइंट है जिसे हम आप क्या कहते हैं, प्रयागराज। ये क्या है, प्रयागराज। अब समझिएगा, ये है आपका प्रयागराज। तो यहां से ये जो क्षेत्र है ये आपका जो है ये आपका सहारनपुर है, सहारनपुर। सहारनपुर से लेकर के ये जो रीजन है ये है आपका बुलंदशहर, बुलंदशहर। आगे बढ़ते हैं तो ये जो रीजन है आपका, यहां से ये है आपका
अलीगढ़। अलीगढ़ के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये रीजन होता है आपका जिसे हम आप कहते हैं कानपुर। अब ये सारे जो रीजन हैं, सहारनपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, कानपुर, ये सारे, यहां पर आप देखेंगे तो अलीगढ़ से जैसे ये बुलंदशहर से लेकर के यहां तक ये आपको एक रीजन दिखेगा, ये जो आपका कन्नौज का रीजन है। कौन सा रीजन है ये? जो कि आपका ये रीजन होगा, जो आपका कन्नौज का रीजन होगा। अब ये आपका जो रीजन है ये, इसे कहा जाता है ऊपरी दोआब। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ऊपरी दोआब। ये होगा ऊपरी दोआब। ये रीजन आपका ऊपरी दोआब हो गया। ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये आपका जो है पूरा यहां से ऊपरी दोआब, उसके बाद आपका जो है यहां से आप चलेंगे कन्नौज से लेकर के अलीगढ़ तक। ध्यान दीजिएगा, कन्नौज से लेकर के अलीगढ़ तक का जो रीजन ये होगा, इसका नाम हो जाएगा मध्य दोआब। ये हो जाएगा आपका मध्य दोआब। और यहां से आप चलेंगे कानपुर से लेकर के और ये आपका प्रयागराज तक, ये पूरा रीजन आपका हो जाएगा निम्न दोआब। तो ये आपके दोआब हो गए। और कितने दोआब हो गए? तो 3, ऊपरी दोआब, मध्य दोआब और निचली दोआब। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। यहां से ये आपका अलीगढ़ और ये आपका कन्नौज का रीजन। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ये चीज अगर देखें तो सबसे पहले हमने आपको बताया है ऊपरी दोआब। ऊपरी दोआब, तो ऊपरी दोआब किसके किसके बीच में? तो ऊपरी दोआब हमने बताया है सहारनपुर और किसके बीच में? तो सहारनपुर और बुलंदशहर का जो रीजन है उसके बीच जो दोआब है वो ऊपरी दोआब है। दूसरा हमने आपसे कहा है कि मध्य दोआब, मतलब मध्य दोआब, मिडिल दोआब। और जब मिडिल दोआब की हम आप बात करेंगे तो ये रीजन आपका हो जाएगा कहां से? तो ये रीजन पूरा हो जाएगा आपका कन्नौज से अलीगढ़ से लेकर के, ये रीजन हो जाएगा आपका अलीगढ़, ये होगा अलीगढ़ से लेकर के और कहां तक? तो अलीगढ़ से लेकर के कन्नौज तक। और थर्ड आपका जो होगा जिसे हम आप क्या कहते हैं? जिसे हम आप निम्न दोआब कहते हैं। निम्न दोआब, तो निम्न दोआब कहां से? तो ये कानपुर से लेकर के और कहां तक होगा? तो ये आपका हो जाएगा प्रयागराज तक। ये दोआब होता है। अब दोआब जो होता है, अभी हमने कहा कि ये गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका अगर हम आप देखें तो यह क्षेत्र कृषि उत्पादन, मतलब एग्रीकल्चर के लिए कृषि उत्पादन की दृष्टि से उपजाऊ है। ये कैसा है? तो उपजाऊ है, हमें और आपको ध्यान में रखना है। ये वही क्षेत्र है जो गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र होता है, यही ये क्षेत्र आपका दोआब होता है। तो गंगा और यमुना का दोआब, ये गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है उसका एक पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ते हैं गंगा यमुना दोआब। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जिसे हम आप क्या कहते हैं? तो जिसे हम आप रुहेलखंड कहते हैं। क्या पार्ट होगा? अभी हमने आपको बताया भी है, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले हमने आपको बताया है कि दूसरा पार्ट क्या होता है, रुहेलखंड की बात हम लोग करेंगे। तो रुहेलखंड में अगर देखा जाए तो रुहेलखंड में आ जाइए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे रुहेलखंड का मैदान। ध्यान दीजिएगा, वो कौन सा पार्ट होगा? तो वो पार्ट होगा आपका रुहेलखंड का मैदान।
मैदान। आ जाइए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसका लोकेशन क्या है। इसका लोकेशन क्या है समझिएगा। अगर हम मान लें कि ये है रुहेलखंड, ये रुहेलखंड का मैदान है। इस रुहेलखंड के मैदान के इधर एक रीजन है, आपका जो है इधर एक रीजन है, समझिएगा, इधर एक रीजन है और इधर एक, ऐसे ये रीजन है साउथ और वेस्ट। तो समझिएगा कि जो रुहेलखंड का मैदान है ये है आपका रुहेलखंड मैदान। ध्यान दीजिएगा, ये है रुहेलखंड मैदान। इस रुहेलखंड मैदान के नॉर्थ में, मतलब ये है तराई क्षेत्र। इसके उत्तर में क्या आएगा? तराई क्षेत्र आएगा। इसके पूरब में, ध्यान दीजिए, ये नॉर्थ में है और इसका जो पूर्वी क्षेत्र है ये है आपका अवध का मैदान। ध्यान दीजिएगा, इधर क्या मिलेगा? अवध का मैदान मिलेगा। और ये किधर मिलेगा? तो ये पूरब की तरफ मिलेगा बाउंड्री में। ये आप आएंगे तो ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट के आप डायरेक्शन में जब आप यहां पर देखेंगे तो ये होगा गंगा यमुना दोआब। तो याद रखिए, जो हमारा रुहेलखंड का मैदान है उसके उत्तर में तराई क्षेत्र है, पूरब में आपका अवध का मैदान है और जो आपका नॉर्थ एंड साउथ का, सॉरी, जो वेस्ट एंड साउथ वेस्ट का रीजन है वो आपका जो है गंगा यमुना का दोआब है। अब इसमें अगर आप देखेंगे लोकेशन में, तो लोकेशन में यहां पर वही सारे जिले आते हैं। आप ध्यान दीजिए, तो अमरोहा जिला इसी क्षेत्र में आता है। आप ध्यान देंगे तो आपका जो है बरेली इसी क्षेत्र में आएगा। आपका जो है, आप ध्यान देंगे तो रामपुर हो जाएगा, इसी क्षेत्र में आपका जो है बिजनौर हो जाएगा। ये सब जो रीजन है, आप जब एटलस पे हम लोग नजर डालते हैं तो हमें ये सारे के सारे जो है रुहेलखंड के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अब एक पॉइंट यहां बताएंगे कि इस रुहेलखंड वाले रीजन में यहां पर एक नदी बहती है। ध्यान दीजिएगा, यहां की जो मुख्य नदी है, इंपॉर्टेंट है, जो मुख्य नदी है वो मुख्य नदी है रामगंगा। कौन सी नदी बहती है? रामगंगा नदी इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी है जो इस क्षेत्र में क्या होती है? बहती है। तो हमें और आपको ध्यान में रखना है कि रामगंगा जो नदी है वो इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। और यही रामगंगा नदी, ध्यान दीजिएगा, ये अगर हम लोग माने, ये ध्यान दें कि ये है रामगंगा नदी, ऐसे, ये कौन सी नदी है? ये रामगंगा नदी है। ध्यान दीजिएगा, ये है रामगंगा नदी। ये रामगंगा नदी इस पूरे रुहेलखंड को दो भागों में बांट देगा। ऐसे आप देखिए, ये आपकी रामगंगा नदी है और ये रामगंगा नदी ने दो पार्ट में डिवाइड किया। ये पार्ट हो गया पूर्वी, ये पार्ट पूर्वी है और ये पार्ट हो गया पश्चिमी। तो जो पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग थोड़ा निचला है, मतलब कि ये पूर्वी भाग थोड़ा लो लैंड है, मतलब नीचे है, जिसके कारण इस रीजन में हर साल जो बाढ़ आती है उस बाढ़ का पानी यहां पर पहुंच जाता है। और ये जो बाढ़ का पानी पहुंचता है, ये बाढ़ का पानी पहुंचने के कारण ये रीजन कैसा हो जाता है? तो ये रीजन आपका हो जाता है खादर, मतलब कि ये जो पूरब वाला रीजन है ये खादर हो जाता है, क्योंकि इस रीजन में नई मिट्टी जो है वो बनती रहती है, मतलब नई एलॉयबल सॉइल यहाँ पे पहुंच जाती है। नेक्स्ट आप जब ध्यान देंगे यहाँ पे, तो जो पश्चिमी रीजन है, ये रीजन आपका पश्चिमी है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका पश्चिमी रीजन है और पश्चिमी रीजन जो है यहां पर नई मिट्टी नहीं बनती है, यहां पर नई मिट्टी नहीं बनती, न्यू सॉइल नहीं बनती, जिसके कारण यह रीजन कैसा होता है?
तो यह रीजन आपका बांगर होता है, मतलब ये रीजन आपका बांगर होता है। तो ध्यान दीजिए, ये जो आपका अगर रुहेलखंड के मैदान की बात करें तो रुहेलखंड का मैदान ये आपका उत्तर पश्चिम जो है आपका जो उत्तर प्रदेश है वहां मिलेगा। जैसे अगर हम आपको ध्यान दें, यहां पर हम लोग ध्यान दें, ऐसे ये आपका उत्तर प्रदेश, ये रीजन होता है आपका रुहेलखंड। तो ये उत्तर प्रदेश का आपका कौन सा पार्ट है? नॉर्थ वेस्ट पार्ट है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ये ऐड कर सकते हैं कि इसका जो लोकेशन है, ये लोकेशन है उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश के कौन से रीजन में होता है? तो जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है वहां पर आपको ये देखने को मिलता है। तो आज हम लोगों ने अपनी क्लास जो है, क्लास में क्या पढ़ा हम लोगों ने क्लास में आज हम लोग तराई कंप्लीट किए, तराई हम लोगों ने अच्छे से देखा। उसके बाद गंगा का मैदानी क्षेत्र जिसमें हम लोगों ने गंगा दोआब देखा, गंगा दोआब के साथ हम लोग रुहेलखंड देखे। अब ये आपकी करंट जो आपकी यूपी स्पेशल है इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग जो है आपका कवर किया जाएगा, जिसमें अवध कवर होगा और फिर जो साउथ का प्लेट्यू वाला पार्ट है उसको जो है हम लोग कवर करेंगे। चलिए ठीक है, क्लास कंटिन्यू रहेगी और इसको हम लोग अच्छे से पढ़ करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए सबको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।